तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और दिल्ली से चल करके मैं बुद्ध की नगरी मथुरा में आया हूं और हमारे बीच में है अलग अलग क्षेत्र से हैं, मथुरा से ही हैं। उमेश जी हैं जो कि अभाजपा के जिला अध्यक्ष हैं पूर्व में और वर्तमान में भी हैं। और आज काफ़ी खास विषयों पे मैं चर्चा करने के लिए मथुरा आया और विषय है कि बहुजनों में जो राजनीति का उत्थान कैसे हो और दशा और दिशा, यानी जो बहुजन जो कॉन्सेप्ट है राजनीति में वो धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर है। उसको उठाने के लिए क्या क्या भविष्य में रणनीतियाँ होनी चाहिए और जैसा कि वर्तमान में अभी आने वाले दिनों में निकाय चुनाव भी है यूपी में। अभी हम बारी बारी से इंट्रोडक्शन के साथ में हम शुरुआत करने वाले हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद अम्बेश जी, आप वहाँ से चल के आए। हमारी बौद्ध नगरी मथुरा में आपका स्वागत है सर। सर मैं सतीश कुमार, प्रवक्ता किसान इंटर कॉलेज राल में मैं प्रवक्ता हूँ। नागरिक शास्त्र में पढ़ाता हूँ बच्चों को और राजनीतिक विषय पर अपनी एक छोटी मोटी पहचान रखता हूँ, अपना व्यू रखता हूँ। तो बहुजन राजनीति के बारे में जो आपका जो चिंतन है, मैं आपके पास अभी आऊँगा, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए सबका। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं उमेश पाल सिंह मथुरा से जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय अनुजाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन और सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में टीचर हूँ। जय भीम नवोदय साथियों, मैं चंद्रशेखर भीमराव, सहायक अध्यापक छावनी परिषद प्राथमिक विद्यालय में और मैं सामाजिक स्तर पर छोटे मोटे कार्य करता रहता हूँ। मूवमेंट में लगा रहता हूँ कि हमारा मूवमेंट और मिशन दोनों आगे बढ़ते रहें। आप बताएं सर। सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर विनय कुमार, प्रधानाचार्य ग्राम स्वावलंबी विद्यालय सौंक मथुरा, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा, पूर्व मंडल आगरा मंडल अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा और अमूमन हम लोग इस जो सामाजिक मुहिम है डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को बढ़ाने की, उसमें लगे रहते हैं। इतना ही मेरा परिचय है। नमस्कार, जय भीम नवोदय सभी लोगों को। और मैं संजय कुमार रंजन, प्रवक्ता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज राया मथुरा में हूँ। वैसे तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और बहुजन वैचारिकता को आगे बढ़ाने का कार्य सदैव करते रहते हैं सोशल मीडिया और अपने लोगों के बीच में। तो साथियों ये हमारे साथ में थे जो मथुरा के जो दिग्गज प्रवक्ता साथीगण, और एक कॉन्सेप्ट है और एक विषय है, उस विषय को लेकर के मैं दिल्ली से चल करके मथुरा में आया और उसमें उस विषय का जो खास विषय है वो है राजनीति, जो बहुजन राजनीति, उसके उत्थान के लिए उसकी दशा और दिशा किस ओर जा रही है, किस कगार पर है। अभी हम बात करेंगे। आप राजनीति के भी आप विशेषज्ञ हैं। सर ये आधुनिक या वर्तमान समय में बहुजन राजनीति का दशा दिशा भटक गई है। मानवर कांशीराम जी के समय जो बहुजन राजनीति थी उसका जो मुद्दा था कि 85 बनाम 15 और इसी मुद्दे पर सभी बहुजन साथियों को जो भारत के मूल निवासी थे उनको राजनीतिक रूप से सशक्त किया गया और एकत्र किया गया था। मानवर साहब की मृत्यु के बाद जो सर्वजन की राजनीति आई और सर्वजन की राजनीति में ही कहीं न कहीं बहुजन राजनीति विलुप्त हो गई और पुनः इसको प्रयास करना चाहिए कि बहुजन राजनीति अर्थात 85% लोगों को जो क्षेत्रीय पार्टियां बना के अपने समाज का या अपने जाति का अपने वर्गों का उत्थान करना चाहते हैं, वह बहुजन राजनीति को मिटाने का एक प्रयास है। बहुजन राजनीति तभी बनेगी जब हम सभी 85% के लोग, स्पेशली दलित और पिछड़े वर्ग के लोग एकजुट हों, एक मंच पे हों, तभी हम सशक्त बहुजन राजनीति कर सकते हैं और देश की दशा दिशा बदल सकते हैं। नहीं, आपका कहने का मतलब जो मानवर जी ने जो जिस मुहिम को लेकर चले थे और एक बड़ी राजनीति पार्टी भी तैयार उन्होंने कर दिया था, क्या वो पार्टी उस मिशन और विजन से मतलब भटक गई? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है और स्वीकार करना चाहिए कि जो बहुजन राजनीति थी वो जो सर्वजन राजनीति हुई वहीं से दिशा भटक गई और इसका परिणाम अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दे सकते हैं। मात्र एक सीट आई और जब कभी हम सत्ता में हुआ करते थे या बहुजन राजनीति सत्ता में हुआ करती थी। और इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में देखा गया कि हमारा वोट प्रतिशत जो बहुजन राजनीति का था वो घटता चला गया दिन प्रतिदिन। आज हम
12% पे आ गए हैं। और जब कभी हम 33%, 27-29% पे रहा करता था हमारा वोट परसेंट। और हम क्षेत्र, ये बड़ी सोचनीय विषय है कि बहुजन राजनीति जो बहुजन समाज पार्टी थी वह राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, आज ये क्षेत्रीय पार्टी है। यह बहुत अफसोसजनक बात है पूरे दलित समाज के लिए। और पुनः इसको सशक्त करने का एक ही माध्यम है कि जो बहुजन वैचारिकी को लोग मानते हो, चाहे जिस भी राजनीतिक दल में हो, और मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि जात भेद या वर्ग भेद इससे बढ़ता है, जो पिछड़े समाज के तमाम जो है अपने वर्गों के नेता बने हुए हैं, राजभर समाज हो, कुर्मी समाज हो, पटेल समाज के लोग हों, निषाद समाज के लोग हों, इनको पुनः बहुजन राजनीति से जोड़ने की जरूरत है, ताकि बहुजन राजनीति जब अभी मैं आपके पास में आता हूँ राजनीति की जो मतलब कि जो जाति की बात कर रहे हैं। उमेश जी, क्या इनके बातों से आप सहमत हैं कि जो बता रहे कि मानवर जी जो बेड़ा लेकर चले थे और एक राजनीति पार्टी भी तैयार कर दी है, और आज भविष्य में वो जो पार्टी है किसी और कगार पर है और वो उस विजन से वो भटक चुकी है, आप सहमत हैं इनकी बात? देखिए, पूरी तरह तो मैं सहमत नहीं रहूँगा इनकी बातों से, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जो बहुजन है वो बहुजन मान्यवर साहब ने बाबा साहब के साहित्य से लिया, और बाबा साहब ने बहुजन शब्द बुद्ध के जो है विचारों से लिया। और बुद्ध के अनुसार जो बहुजन शब्द है, क्योंकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय चरक विक्वे चारिकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, ये बुद्ध ने कहा था भिक्षुओं से। तो वहाँ बहुत सारे लोगों का हित और बहुत सारे लोगों का सुख के लिए, मंगल के लिए जो भिक्षु हो तुम चारिका करो। तो वहाँ बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि केवल SC ST या OBC, वहाँ जो भी गरीब हो या जो शोषित हो, वो उन बहुत सारे लोगों के लिए बुद्ध ने कहा था। तो ऐसे ही यहाँ भी बहुजन शब्द का जो कॉन्सेप्ट केवल सीमित कर दिया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और मान्यवर साहब के समय भी ऐसा नहीं सवर्ण नहीं जुड़ा था, सवर्ण उस समय भी जुड़ा था, मान्यवर साहब के समय भी जुड़ा था। हाँ, ये हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी को जो नाम अब दिया है सर्वजन समाज पार्टी, वो थोड़ा सा मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बहुजन समाज पार्टी रहेगी। और उत्थान और पतन ये सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कोई पार्टी अपग्रेड करती है, कोई डाउन फॉल में जाती है। जब एक बढ़ती है तो दूसरी ऑटोमेटिक डाउन जाएगी। कभी बहुजन समाज पार्टी ऊपर थी, फिर सपा हो गई, अभी बीजेपी है, उत्थान पर है, उसका पतन होगा तो फिर कोई पार्टी उठेगी। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम लोगों की पार्टी के लिए, हम लोगों के लिए, चाहे वो मीडिया हो या अन्य लोग हों, वो हमारे विरोध में काम करती हैं। तो हमारे जो नेता हैं उन्हें एक बहुत बड़ी व्यवस्था से टक्कर लेनी पड़ रही है। इस जाति के लोगों को या इस जाति की पार्टी को कोई भी ऊपर उठते हुए देख नहीं सकता है। तो काफी समय सत्ता में रहे, नो डाउट कि हम लोग अभी राजनीतिक रूप से अनाथ कह सकते हैं अपने आप को, क्योंकि हम अभी क्या नाम है, विधानसभा में भी हमारी एक सीट, जैसे भाई साहब ने कहा, मैं सहमत हूँ इनसे, कि विचारों में थोड़ी गिरावट आई है। जो मिशन मूवमेंट में चल रही थी पार्टी, वो इस समय उस पर स्टैंड नहीं है, थोड़ा बदलाव हुआ है और उसका थोड़ा सा नुकसान हमें उठाना पड़, नुकसान थोड़ा क्या बहुत ज्यादा उठाना पड़ रहा है। जैसे वामसेव को है ना कहीं बसपा ने पूरी तरह से अलग कर दिया है। वामसेव जो मान्यवर साहब के समय थी, क्योंकि वामसेव के आधार पर ही उसे लोगों को कलेक्ट करके तब मान्यवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। और उन्होंने कहा भी था कि बाबा साहब ने किताबों को लिखा या किताबों को जोड़ा और मैंने लोगों को जोड़ा। आपके पास मैं आता हूँ, आप एक सामाजिक मतलब बहुजन संगठन से जुड़े हुए हैं, भारतीय बौद्ध महासभा से। क्या लगता है कि जो इन्होंने दो चीजें मतलब कि मीडिया और जो मानवर जी का जो अभी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय अब जो है मतलब कि अब है, और पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का था, क्या सर्वजन में सभी लोग होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, होने चाहिए? देखिए, क्या पार्टी का मोटो जो अभी जो चेंज हुआ सही है? देखिए, जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जड़ों में, जेनेसिस में जाति है। तो हम जाति को नकार नहीं सकते। जैसा कि हमने देखा कि मान्यवर के लिए भी ये कहा जाता था कि वो बहुत जातिगत है, बहुत, तो उन्होंने ही कहा था कि जब हमें जाति का इस्तेमाल करके शोषित किया जाता है, जब जाति का टैग लगाकर हमें अयोग्य घोषित किया जाता है, तो हम क्यों ना इस जाति को इस्तेमाल कर कर इस सबसे अपना पीछा छुड़ाएं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या जाति की जो गणनाओं को नकार कर अपनी टिकट दे सकती है? ऐसा संभव ही नहीं है। नहीं, इन्होंने कहा ऐसा संभव नहीं है। 85 बनाम 15, 15 बनाम 85। बिल्कुल 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 85 बनाम 15 का जो ये नारा था, ये हमारी वास्तविक लड़ाई है।
इसको हम नकार नहीं सकते, इसको जुटला नहीं सकते। क्या जो 15 लोग हैं, क्या वो अब 85 में मतलब 85 की राजनीति करना चाहते जी, हैं, जी, उसके लिए जी। इच्छुक है, तो क्या उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते? अगर वो आना चाहे तो क्या आप उसे ठुकरा देंगे? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। हमारे पास में एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जो जैसे कि हमारे अभी साथी ने बात की बामसेफ की, कि बामसेफ जो है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। बामसेफ का कहीं अता पता नहीं है। मेसराम क्या जी होता है, अब मेश्राम जी की बामसेफ का एक अलग क्यों? कंसेप्ट है, वो उसका बहुजन राजनीति में से कोई लिंक नहीं है। वो तो हाँ, कहते हैं कि उनका- मैं आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के पद पे दावेदारी रहूंगा। नहीं, उनकी दावेदारी हो सकती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि एक बड़ा जो बना हुआ किला है उसको ढाकर हम एक नए किले की परिकल्पना को देखें, तो ये अपने आप में एक बहुत कहना चाहिए कि शून्य पर ले जाकर फिर एक को बहुत ऊंचाई पर ले जाने की बात होगी। अभी हमारे पास में एक पहले से एक मजबूत किला है, और वो मजबूत किला बहुजन समाज पार्टी के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि संगठन जो कि सामाजिक संगठन होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि हमारा कोई सामाजिक संगठन ये ऐसा मजबूत संगठन नहीं रहा जो कि हमारी राजनीति को दिशा और दशा उसकी निर्धारित कर सके। आज क्या हुआ है कि हम एक तरीके से बिखर गए हैं। ये बिखरने का कारण क्या है? बिखरने का कारण है कि हमारे बीच का जो एक वार्तालाप था, जो एक कंसेंसस था, जो हम बहुजन कंसेप्ट पे चल रहे थे और हमने जो सारी जातियों को जोड़ने का काम मान्यवर ने किया था, वो कंसेप्ट रास्ते से उतर गया। और उस उतरने का कारण था कि संगठन का ना होना। हम दूसरे पार्टियों को भी देखें, और एक चीज और भी है कि संगठन हो और लोकतंत्र, उसका आंतरिक लोकतंत्र भी हो। हम जिस एक पार्टी की को ज्यादा टारगेट करते हैं वो हम देखते हैं कि उसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र पर वो ज्यादा और पार्टियों से खरी उतरती है। मेरा एक प्रश्न है, अभी आ रहा हूँ मैं आपके पास, कि जैसे जो जाति है 6743 जो जातियाँ है उससे ज़्यादा सामाजिक संगठन है, और सभी जितने भी सामाजिक संगठन है उनका एक रास्ता है, वो राजनीतिक पार्टी की तरफ जाता है। क्या इसका भी एक कारण हो सकता हाँ है? सर, बहुत अच्छा प्रश्न है, और मेरा तत्कालिक एक उत्तर बड़ा अच्छा है कि जैसे 6747 जो जातियां हैं और विभिन्न जातियों के लोगों ने अपने वर्गों का नेतृत्व पैदा कर लिया है, और जो मुख्य सशक्त जातियां हैं जिनकी संख्या बल ज्यादा है, जैसे अनुसूचित जातियों में जो पश्चिम यूपी का जाटो समाज है और पूरब का चमार है, यह अनुसूचित जातियों में संख्या बल में ज्यादा है, स्पेशली कि यह करीब 16% अकेले है। इसी तरह पिछड़ी जातियों में यादव समाज जो है वो करीब 11% के करीब है, कुर्मी समाज करीब 6% के करीब है। तो इसमें समस्या है कि इन जातियों ने अपना खुद का नेतृत्व पैदा किया, और आपसी नेतृत्व में ही लोगों ने जब बरगलाना चालू किया, चाहे वो आरएसएस के लोग हों या बीजेपी के लोग हों, क्योंकि संख्या बल दलितों में जाटों की ज्यादा थी, चमार समाज की ज्यादा थी, अन्य जो दलित थे उनको मोड़ दिया गया कि जो राजनीतिक हित लाभ है, नौकरी में जो हित लाभ है वो एक वर्ग ले रहा है, जबकि ये नहीं था। ऐसा नहीं है, नकार दिया गया। बिल्कुल सर्वे आया कि बल्कि संख्या में अन्य दलित जो थे वो जाटों से ज्यादा नौकरियां करते हैं। इसी तरह भी सर्वे विधानसभा में जब प्रश्न पूछा गया कि 46 जो है एसडीएम बनाए गए थे सपा सरकार में, जब सर्वे आया कि समान कोटे से, ओबीसी कोटे से मात्र एक यादव एसडीएम बना, और योगी जी के सामने प्रश्न उठा। इसी तरह यादवों की राजनीति में अगर यादव सशक्त है तो संख्या बल पे है, और अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं उनके नीति को स्वीकार नहीं कर पाती। यही हालत हमारे यहाँ है। तो जो दलित और पिछड़ों में बिखराव हुआ, जो आईटी सेल बीजेपी का चाहता था, बीजेपी का आईटी सेल यही चाहता था कि इन वर्गों में बिखराव पैदा कर दिया जाए, जिससे ये जो सशक्त ना हो, बहुजन राजनीति बिखर जाए। और वही हुआ कि अन्य दलित और अन्य पिछड़े दोनों राजनीतिक पार्टियों से बिखर गए और बीजेपी की तरफ मोड़ कर गए अपना राजनीतिक हित लाभ लेने के लिए। लेकिन जब सत्ता में बीजेपी आई तो उसका दुष्परिणाम लोगों को सामने आया कि जो हित लाभ सपा बसपा में मिलता था इन वर्गों को, वह लाभ उन जातियों को इस सरकार में नहीं मिला। उमेश जी, आप बताएं कि जो समाज है, जो अगर हम 85 की बात करें, 6743 जातियों में बटा हुआ है, उससे ज़्यादा कहीं 21 लाख जो संगठन काम कर रहे हैं इनके बीच में, और उनका जो एक मोड़ आता है, जो एक मंजिल है, वो राजनीतिक पार्टी की तरफ जाता है। तो क्या लगता है कि मतलब कि इस तरीके से जो सर्वजन हिता है, जो सर्वजन सुखा है, क्या उसका मतलब कि कुछ ऐसा हो सकता है, या उनको एक बैनर तले काम करना चाहिए? देखिए, बाबा साहब ने
कहा कि शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो, और बाबा साहब के नाम पे ही संगठन बन रहे हैं। हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में बन रहे हैं। मतलब संगठन बना के हम संगठित नहीं हो रहे हैं, असंगठित हो रहे हैं, और इसका नुकसान हमको सामाजिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे और जो है आर्थिक स्तर पे भी, धार्मिक स्तर पे भी नुकसान इसका हमको उठाना पड़ रहा है। जिस तरह से हम संगठन बनाते हैं अपने शोषण से अपने को उभारने के लिए, लेकिन वहाँ हम लोग संगठन बना के बिखर जाते हैं और शोषण बढ़ जाता है। ये इस प्रश्न का सिंपल सा उत्तर है। आज जब आप अध्ययन करेंगे दलित और पिछड़े वर्गों का, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है और बहुजन समाज पार्टी दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। वैचारिक रूप से दोनों वर्ग सामाजिक रूप से बराबर कहे जाते हैं और सामाजिक माने जाते हैं। दलित नेतृत्व कभी भी पिछड़े नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता, पिछड़ा नेतृत्व कभी भी दलित नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता राजनीतिक रूप से। इसलिए अभी खराब बना हुआ है। यह भी एक जो है इस पे विचार करना चाहिए। जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो समाज के या बनावटी जो लोग हैं या समाज को निर्माण करते हैं, इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि जब भी दलित नेतृत्व को आप नहीं स्वीकार करोगे, पिछड़े वर्ग या हम दलित वर्ग या पिछड़े वर्ग के राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे, नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक बहुजन संकल्प बनाने की जो संकल्पना है वह फेल होती रहेगी। मतलब कहने का मतलब सपा और जो बहुजन समाज पार्टी है, अगर वो जो गठबंधन हुआ था और बीच में बिखराव हो गया था, क्या वो गठबंधन को सही मानते हैं? हाँ अम्बे जी, मैं एक आंसर दूंगा। भाई साहब की बातों को मैंने बड़े ध्यान से गंभीर तरह से सुना। इनका कहना यह है कि दलित नेतृत्व पिछड़े नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता है। इस बात में मैं कहूंगा कि हमारे जितने भी दलित समाज है, वो महापुरुष जितने भी हमारे हैं, वो पिछड़े समाज के ज्यादा हैं। आपको दलित समाज के महापुरुषों में मात्र एक बाबा साहब मिलते हैं, मानवर साहब मिलते हैं। बाकी जितने भी ज्योतिबा फुले रहे हों, छत्रपति साहू महाराज रहे हों, ये सब जो है, और भी आपके जो है नारायण गुरु रहे हों, कबीर है ना, सब ओबी समाज से हैं। और इनको हमारा समाज, दलित समाज, इनको बाकायदा इनको मानता है, इनके विचारों पे चलता है, इनकी जयंतियां मनाता है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग पिछड़े समाज के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते? ऐसी बात नहीं है। जब जब जैसे मान्यवर साहब ने मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी सपा बसपा गठबंधन हुआ और वो सत्ता में आई, तो ये मानवर साहब की पहल थी। अभी बहुजन समाज पार्टी का और सपा का फिर गठबंधन हुआ जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, और बहन जी ने एक बहुत बड़ी अपने साथ हुई घटना को बुला के केवल समाज के लिए उस गठबंधन को किया, लेकिन वो गठबंधन फेल हुआ। अब जो फेल प्रयोग है, क्या दोबारा दोहराया जाना चाहिए? इसीलिए बहन जी ने उस गठबंधन को तोड़ा, लेकिन पता नहीं क्या आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो बहन जी की तरफ से आरोप तो यही है कि जो पिछला उनके साथ में जो घटना घटित हुई है, उसको लेकर अभी तक चल रहा है, और कोई दूसरा कोई घटना उनके सामने नहीं। उसमें जो तर्क बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आया था कि जो यादव वोट है वो खुद उनके समाज के नेताओं को नहीं मिला। जैसे कन्नौज से धर्मेंद्र, बदायूं से धर्मेंद्र हार गए थे, कन्नौज से डिंपल यादव हार गई। ये दोनों सीटों को अगर देखें तो यादव प्लस मुस्लिम वोट इतना होता है कि वहां कोई इसको हरा नहीं सकता है। और बदायूं में धर्मेंद्र का हारना, कन्नौज में डिंपल का हारना, ये बहुत बड़ी सीख दे रहा है कि यहाँ यादवों का वोट खुद उनकी पार्टी को नहीं मिला है। तो हम ये कैसे कह रहे हैं जो यादव अपनी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को वोट दे गए होंगे? ये मानते हैं हम? तो प्रश्न पुनः वही आ गया कि वास्तव में दलित नेतृत्व को पिछड़ा नेतृत्व स्वीकार नहीं करता। प्रश्न तो वही है। इसी पे काम करने की जरूरत है। जो हमारे सामाजिक बुद्धिजीवी हैं, जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं रात दिन, उनको इस पे जरूर काम करना चाहिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी हम लोग छोटे चैनल वाले हैं और बड़ा चैनल आपका होगा तो इस पे बढ़िया डिबेट होगी और नाम लिया जाएगा। जो बड़ा ही मानिए, जैसे कि आपने अभी मीडिया के ऊपर एक आरोप लगाया था कि हमारी जो वो मीडिया है हम लोगों की बात नहीं दिखाती है। जी, ये तो अकाट सत्य है। तो बाबा साहब भी लिखे हैं कि यहाँ के जो मीडिया है वो हमारी समस्याओं को नहीं दिखाता। और मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, स्टेट एंड माइनॉरिटी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ का बिका हुआ मीडिया है और मीडिया को जो है यहाँ का बनिया वर्ग चलाता है और ब्राह्मण उसको लिखता पढ़ता रहता है। तो वो तो संबोधन उस जमाने में किया था। मानवन कांसी जाम में कहा था कि जो भारतीय मीडिया है वो जातिवादी मीडिया है। आधुनिक समय में तमाम, चाहे रवीश कुमार हों, बड़े पत्रकार हों, जितने भी पत्रकार हैं, सबने कहा कि आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया हुआ बिकी हुई है या सरकार की बात को ही रखती है आपके सामने। क्या मतलब अभी नहीं, उसी बात पे आऊँगा मैं दोबारा। क्या मानते हैं कि जो मीडिया है, अपनी जो बहुजन मीडिया है, इनको कहीं ना कहीं एक पार्टी की तरफ से भी, या मतलब कि उसको स्वीकारा जाए कि हाँ हमारी जो बहुजन मीडिया है उनको भी उत्थान के लिए कुछ होना चाहिए? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि मानवर कांसी जाम के स्वप्न था कि हमारा खुद का एक मीडिया हो
और अपनी मीडिया हो। मीडिया का ये मतलब होता है कि हम अपनी बात अपने तक पहुंचा सकें स्वतंत्र रूप से, और यही है, इसका और कोई मतलब नहीं है किसी एक पक्ष का ना सुना जाए, दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, उसको जनता के बीच वो जाए। यही लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी के यही मतलब है कि स्वतंत्र रूप से अपनी बात आप कह सकें, सुन सकें और लोग सच्चाई को जान सकें। तो मीडिया अपना होना चाहिए जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके, क्योंकि मीडिया को ही तीसरा लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसको पुनः जीवित करने की जरूरत है और सभी को धन्यवाद देना चाहिए जो इस समय यूट्यूबर हैं, जितने भी हैं, सोशल मीडिया पे काम करने वाले जितने युवा साथी हैं, सब बधाई के पात्र हैं। इन्होंने देश की राजनीति को एक नई दिशा दिया है और देश को काफी जागरूक किया है। जो चीजें लोगों को नहीं पता थी, सोशल मीडिया ने उनको जागरूक किया, बताया कि वास्तविक सच्चाई क्या है। धन्यवाद। आगे आप क्या मानते हैं कि जो जिस प्रकार से जो बहुजन मीडिया यूट्यूब पे काम कर रही है, वो पूरे गांव-गांव में, पूरे क्षेत्र में जा रही है, क्या इसके बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और भी ऐसा नहीं आवश्यक है। मैं शुरू करता हूँ बहुजन राजनीति से। जब भी कोई पार्टी होती है उसकी एक विचारधारा होती है, और बहुजन वैचारिकी जो थी, जब कांसीराम साहब बहुजन पार्टी की स्थापना किए, वह विचार मौखिक पैदल चल चल के लोगों तक पहुंचाए। आज जो स्थिति है, उस बहुजन वैचारिकी का धारा प्रवाह जो है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या सोशल साइटों ने इतना अथाह फैला दिया है कि बहुत तेजी से जन जन तक, अनपढ़, शिक्षित, पढ़े लिखे सभी लोगों तक पहुंचा है। और जो जैसा भाई साहब ने कहा, इसके लिए सोशल मीडिया और यूट्यूबर चैनलों को बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र है कि ज्ञान की वो धारा बहा दी है। ये सही है। अब हम आते हैं बहुजन राजनीति पे। जिस वैचारिकी, बहुजन वैचारिकी की बात करें, जिस वैचारिकी को कांसीराम ने पैदा किया, यानी 1585 को, उस समय वह वैचारिकी इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली नहीं थी जितना कि आज डिजिटल मीडिया ने कर दिया। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी बदल गई हैं कि जो उसकी उत्तराधिकारी पार्टी थी, उस वैचारिकी को भुना नहीं पा रही है, नहीं बना पा रही है। और हम देखें, अगर बारीकी से अध्ययन करें, तो उस बहुजन वैचारिकी को दूसरी जो उत्तराधिकारी पार्टियां नहीं है, उसको भुनाने की कोशिश कर रही है या भुना भी रही है। और दूसरी चीज, एक चीज है, जो बहुजन का निर्माण कांसीराम साहब ने किया, उसमें जाति यूनिटी थी। सभी जाति वर्गों का एक नेतृत्व हुआ करता था। वह नेतृत्व जो है, अलग अलग जाति वर्गों के लोग एक पार्टी के तले आकर के उस नेतृत्व को स्वीकार करते कि हमारी जाति का नेता ये है। लेकिन पिछले दिनों जो घटनाएं या परिस्थितियां ऐसी बनती रही, वो जाति नेता पार्टी से, जो उत्तराधिकारी पार्टी थी, उससे टूट टूट के निकलते रहे। क्योंकि पार्टी में रह करके वो सत्ता का स्वाद चखा था और जाति नेतृत्व के आधार पर उन्हें पब्लिसिटी भी मिली थी, तो अपने राजनीतिक करियर को स्थापित करने के लिए वो इधर उधर छिटक गए। अब बसपा में, बसपा की बात करें तो बसपा के साथ वो जो बहुजन, जिसको कह रहे हैं भाई सतीश साहब की ओबीसी के लोग हमारे नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते, वो बात स्थिति आ गई है। आपकी नेतृत्व को स्वीकार करेगा ओबीसी, लेकिन ओबीसी के लोग भी आपकी पार्टी में होने तो चाहिए। सोल्यूशन तो नहीं हो रहा है सर। क्या सोल्यूशन कांसीराम साहब ने दिया था? क्या? जब बहुजन का निर्माण केवल एक जाति से नहीं होता, सॉरी एक मिनट, बहुजन का निर्माण केवल एक या दो जातियों से नहीं होता। जब किसी बहुजन का निर्माण, या हिंदुस्तान में अलग अलग जातियां हैं और 65 जातियां हैं, तो उन 65 या 70 जातियों के लोगों को, जातियों के नेतृत्व को आपको जगह देनी पड़ेगी। उनको लगे कि हमारी जाति का नेता, हमारे समुदाय का, हमारे समाज का नेता यहाँ है, हमें यहाँ जाना चाहिए, हमारी बात और हमारे अधिकार और हक की बात ये करेगा। वो तब स्वीकार किया था। यही कारण था कि बसपा सत्ता में भी आई, सत्ता का स्वाद भी चखे हम लोग। लेकिन अब वो, जब वो निकल के छिटक गए, हम उनको बनाए नहीं रख पाए, तो ओबीसी जातियां, उनके वोटर उनके साथ, अपने नेताओं के साथ चले गए। सर आपने 85 बनाम 15, और अभी जो उस समय की जो बातें, जो 15% की जो बात आप कर रहे हैं, वो कुर्सी खाली करने को राजी नहीं। राजनीति उनके हाथ में होना चाहिए, बाकी जो 85 लोग हैं वो गुलाम के गुलामी होने चाहिए। कड़वा सत्य है। क्या इसको तोड़ने के लिए अभी तक तो, आज तक किसी ने नहीं तोड़ा सिवाय मानवर जी के, तो उसके उस पे कुछ ऐसा, कुछ और दूसरा ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बहुत तत्कालिक समय में सिंपल सी राजनीति, इसमें बहुत गुड़ा भाग करने की जरूरत नहीं है। जो पिछड़े नेतृत्व करता है, पिछड़े समाज के जनसंख्या मायने रखती है,
कुर्मी समाज का अगर पिछड़े वर्गों में 6-7% वोट है तो उसका नेतृत्व जो अगर तैयार है तो वह बहुजन राजनीति से जुड़ा होना चाहिए। यादव जो 10.5% है जनसंख्या में, अगर वह अपने समाज का नेतृत्व करता तो वह बहुजन राजनीति से जुड़ा होना चाहिए। राजभर समाज 3.5-4% है तो वो हमारे साथ जुड़ा रहना चाहिए। निषाद समाज वो भी करीब 4% के करीब है, वह भी बहुजन राजनीति से जुड़ा रहना चाहिए। जब तक आप इस तरह लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे तो बहुजन राजनीति केवल कल्पना मात्र है। 22% के लोग कभी राजनीतिक सत्ता में नहीं आते। ये गणित है कि जब तक आपके पास वोट बैंक, इस जमाने में जब आज वोटिंग ज्यादा होने लगा, आज 70% वोटिंग होता था, कभी हम 50% वोटिंग पे 33% लोग सत्ता में रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदा जो 33% में सत्ता में रही, लेकिन आधुनिक जब चुनाव होने लगे तो 70% 65% वोटिंग होता है। इसका मतलब है कि आज आपके पास 40% वोट ज्यादा होना चाहिए। तो जो 22% दलित नेतृत्व है, इसको स्वीकार करना चाहिए कि हम जो पिछड़े समाज का नेतृत्व करता है, राजनीतिक पार्टियां बना लिए हैं, उनके साथ राजनीतिक समझौता करें, उनको अपने यहाँ पार्टी पदों पे रखा जाए, जिससे गठबंधन की राजनीति करें। ताकि सर, आप सहमत हैं इनकी बातों से? जी बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन मैं दोबारा वहीं पीछे जाऊंगा। मान्यवर काशीराम जी की जो राजनीति थी बहुजन की थी, उसमें एक फंडा था, उनकी राजनीति महत्वाकांक्षा विहीन थी। उनके साथ जो भी टीम थी, उस टीम में जो सीनियर लोग थे उनकी कोई भी निजी महत्वाकांक्षा नहीं थी, पद की लालसा नहीं थी। आज बहुजन राजनीति इस पटल पर जो पहुंच चुकी है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जातिगत जो लीडर्स तैयार हो गए हैं, उनकी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल हो गई है कि वो पद के लिए बहुजन राजनीति को हाशिए पर रखने के लिए तैयार हो जाए। जब तक बहुजन राजनीति के जो धुरंधर लीडर्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, सुप्रीम हैं, वो महत्वाकांक्षाएं त्याग कर एक सूत्र के साथ, माला के साथ नहीं प्रोएंगे, तब तक हम लोग कभी भी ऊपर उठ नहीं सकते। क्योंकि हम लोग 10, 5, 7, 8, 9 के टुकड़ों में बटे हुए हैं और जिन लोगों से हमारी टक्कर हो रही है वो बहुत पावरफुल है। पैसे से, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से वो हमसे बहुत प्रबल है। हमें उनसे टक्कर लेने की जो हमारे बटे हुए हिस्से हैं उनको एकजुट करना, जोड़ने की जरूरत है। और इसके लिए तो अभी मैं चलता हूँ, अभी फिर दोबारा आपके पास में आ रहा हूँ कि जो संगठन की मैं बात बता रहा हूँ कि जो 6743 जातियों में जो संगठन काम कर रहा है, क्या उन संगठनों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे देखिए, राजनीतिक स्तर पे? राजनीतिक स्तर पर मेरा ये मानना है कि जो ये संगठन है, इसमें ज़्यादातर लोग कैडराइज नहीं है और इनको ज़्यादातर लोगों को मिशन मूवमेंट की समझ भी नहीं है। इनका कैडराइज होना, मिशन मूवमेंट की समझ को रखना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हम इस बात को मान सकते हैं और हमें इस बात को ग्रहण करना चाहिए ठीक से कि राजनीति तो समय समय पर भटकेगी। राजनीति का भटकना कोई नई बात नहीं है। अगर मानते हैं इस बात को, बिल्कुल मानते हैं। अगर मैं उदाहरण लूं यदि आरएसएस का, तो एक आरएसएस अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहता है और लेकिन पूरी राजनीति को परिभाषित और दिशा देने का काम आरएसएस ही करता है। तो होता क्या है कि आप गैर राजनीतिक रहकर जो राजनीतिक काम कर सकते हैं, वो राजनीतिक रहकर नहीं कर सकते। आप सहमत हैं? अभी यहाँ से मेरा एंड होगा, आप बताइए इनके बातों से सहमत हैं? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। और मान्यवर साहब ने अपनी राजनीति भी यही शुरू की थी कि उन्होंने कहा जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकती हैं, उनकी राजनीतिक जड़ें भी मजबूत नहीं होती हैं। इसलिए मान्यवर साहब ने बामसेफ एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया और बामसेफ को ही कंट्रोलिंग पावर थी बीएसपी को चलाने की। और जब तक कंट्रोलिंग पावर बामसेफ के पास रही, बीएसपी उत्थान पे रही। जैसे ही कंट्रोलिंग पावर ये खत्म हुई बामसेफ से, क्योंकि पहले क्या था कि जो नेता बनते थे वो बामसेफ से कैडराइज नेता थे बीएसपी के। आज उल्टा हो गया है, पहले नेता पैदा होता है फिर बामसेफ का जिलाध्यक्ष बनता है वो, यानी बीएसपी का जिलाध्यक्ष बामसेफ का जिलाध्यक्ष चुन रहा है। पहले क्या होता था कि बीएसपी की जिले की जितनी गतिविधियां थी उनकी रिपोर्ट ऊपर बामसेफ के जिलाध्यक्ष पहुंचाते थे और बामसेफ के जिलाध्यक्ष तय करता था कि बीएसपी का जिलाध्यक्ष कौन बनेगा। तो जैसे ही ये मामला उल्टा हुआ, पार्टी का पतन होना शुरू हुआ। तो साथियों, बहुत ही बढ़िया डिबेट के साथ में मैं संतोष कुमार बेस आवाज भारत पे, और इसका जो लाइव देख रहे हैं सीधा प्रसारण मथुरा से है। और जिस प्रकार से जो राजनीति की बात हम कर रहे थे और दशा और दिशा के ऊपर, किस प्रकार से जो बहुजन समाज पार्टी है अपने दशा और दिशा दोनों ही उससे डगमगाई हुई है।
और कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। जो मानवर जी का जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं विलुप्त नज़र आ रहा है। और ये भी मानना है साथियों का कि जब से ये सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय का नारा आया, प्रचलन हुआ, तब से जो वोट बैंक है वो घटने बढ़ने के बजाय वो घटना वो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। और जहाँ तक मीडिया की बात है, मीडिया जो है वो किसकी है बखूबी से हमारे दर्शक जानते हैं। कहीं ना कहीं बहुजन जो मीडिया है वही एक सच्चा मीडिया है। उसको सपोर्ट करने के लिए आप लोग जरूर इस चैनल को देखें और कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग जरूर करें। आप लोग आर्थिक सहयोग करते हैं तो हम देश और गांव घर की भी खबरें ढूंढ करके लाते हैं। मैं संतोष कुमार अंबेश, आप देख रहे थे आवाज़ भारत। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।